हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर जो है आज आपके 12th क्लास के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, जो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है, उसका वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पार्ट दूसरा जो है वो शुरू कर दिया, जिसका नाम है वृद्धि और विकास के निर्देशांक। उसका पॉइंट नंबर 2.4.3 जीवन के भौतिक गुणवत्तांक में सुधार, वो हम देखेंगे। तो आप जैसे जानते हैं कि विकास को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बाद जीवन के भौतिक गुणवत्तांक अर्थात कि PQLI के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा है भाई, आर्थिक विकास का उद्देश्य हमेशा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसीलिए किसी भी देश में आर्थिक विकास हुआ है या और दूसरे देशों की तुलना में कितना अधिक या कम, उसे मापने के लिए मानव जीवन की भौतिक गुणवत्तांक के निर्देशांक के रूप में स्वीकार करता है। फिर लिखा है कि जीवन के भौतिक गुणवत्तांक अर्थात क्या, मानव विकास की भौतिक गुणवत्ता विविध वस्तु और सेवाओं के उपयोग के स्तर पर आधारित होती है। उपयोग स्तर अर्थात कि किसी एक समयावधि में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा उपयोग किया गया, पहला उपयोग में लिया गया भोजन, ईंधन और अन्य टिकाऊ बिन टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा उपयोग में ली गई टिकाऊ एवं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तीसरा उपयोग में ली गई सेवाओं का समूह। ये उपयोग का स्तर अथवा जीवन स्तर के जीवन की भौतिक गुणवत्ता निश्चित करती है, जिसे उपयोग का स्तर या जीवन स्तर को जीवन की भौतिक गुणवत्ता के रूप में भी जाना जाता है। देश के नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठे तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात करेंगे भाई, जीवन के भौतिक गुणवत्तांक में समाहित बातें क्या क्या होती है। किसी एक वर्ष की समयावधि में देश के लोगों द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं और सेवाओं का समूह मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता निश्चित करता है। इस वस्तुओं एवं सेवाओं के मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों का समावेश किया जाता है। पहला भोजन। तो भोजन में हम क्या देखते हैं कि भाई, भोजन में देखते हैं कि भाई इसमें कैलोरी कितनी है, चर्बी कितनी है और प्रोटीन कितना है। उसके बाद स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सेवाएं, जैसे कि जनसंख्या पर प्रति डॉक्टर का अनुपात क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई आवास और कपड़े, तो कमरों की संख्या कितनी है, प्रति कमरा औसत व्यक्ति कितने लेते हैं। शिक्षा और मनोरंजन, कितने प्रतिशत आबादी को प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होती है, और टीवी, थिएटर आदि इत्यादि। फिर लिखा है कि परिवहन 5 नंबर में है, परिवहन एवं सूचना प्रसारण सेवाएं आदि, आबादी, सड़क और रेलवे की लंबाई, टेलीफोन की संख्या इत्यादि। ऊर्जा शक्ति जो 6 नंबर है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग करते हैं। 7 नंबर में देश की जनसंख्या को प्राप्त पीने का शुद्ध पानी। 8वां औसत आयु और 9वां बाल मृत्यु का अनुपात। और 10वां जो है ड्रेनेज माने गटर की सुविधा कैसी है। यदि उपरोक्त 10 बातों में सुधार हो रहा है तो देश में मानव जीवन की गुणवत्ता सुधरी है, ऐसा हम कहेंगे। यदि सुधार न हो रहा है तो हम क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है यह जानकर उसके उपाय आयोजन करके देश के विकास की वृद्धि कर सकते हैं। मानव जीवन के किसी भी निर्देशांक को सापेक्ष रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सर्वाधिक मूल्य वाले निर्देशांक को 100 अंक दिया जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक पर विकासशील देश अब अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हुआ कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता अंक अर्थात क्या होते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको PQLI भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वे आर्थिक विकास के सही निर्देशांक नहीं हैं। उनकी अनेक मर्यादाएं हैं। देश की बढ़ती आय कुछ लोगों के हाथ में केंद्रीय हो तो वह विकास नहीं है। देश के विकास की संकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो गरीब का जीवन स्तर ऊंचा करे, नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो। इस बात को ध्यान रख के डेविस मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक को प्रस्तुत किया, जिसे संक्षेप में PQLI कहते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमको PQLI प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है। उसको बोलते हैं हम डेविस मॉरिस, जिसने जीवन के भौतिक गुणवत्ता आंक प्रस्तुत किया था, जिसको हम संक्षेप में PQLI कहते हैं। इस आंक का मानव जीवन के भौतिक गुणवत्ता में सुधार को आर्थिक विकास माना जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का स्तर आर्थिक विकास का स्तर दर्शाता है। किसी एक देश का या राज्य में दूसरे देश या राज्य की तुलना में मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता श्रेष्ठ हो
उसका अर्थ यह हुआ कि देश व राज्य के आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा है। भौतिक जीवन की गुणवत्ता मापने के लिए 3 स्तर दर्शाए जाते हैं। सबसे पहले ये आपका IMP है क्वेश्चन, जीवन के भौतिक गुणवत्ता के 3 घटक कौन कौन से। पहला है शिक्षा। तो शिक्षा में हम क्या देखते हैं कि देश में साक्षरता का अनुपात शिक्षा की स्थिति दर्शाता है। देश में शिक्षित जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर शिक्षा का अनुपात जाना जा सकता है। दूसरा है आपका अपेक्षित आयु। बालक जन्म के समय से वह कितने वर्ष तक आयु तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं, जो प्रजा की औसत आयु दर्शाता है। अपेक्षित आयु बढ़े तो स्वास्थ्य की सेवाएँ अच्छी है, ऐसा हम कहेंगे। और तीसरा आपका है बाल मृत्यु दर। तो बाल मृत्यु दर की बात करें तो जीवित बच्चे प्रति 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना मृत्यु पाने वाले बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। यदि बाल मृत्यु दर घटती है तो देश में जीवन सुविधाएं या फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं PQLI बराबर शिक्षा का अनुपात प्लस अपेक्षित आयु का अंक प्लस बाल मृत्यु दर। अब बारी आती है भाई PQLI में किन 3 बातों का समावेश होता है। तो PQLI में 3 बातों का समावेश होता है। वो बातें हैं, पहली बात है कि भाई इन 3 बातों के संदर्भ में या संबंधित विकास पात्र अंक प्रत्येक देश में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, ये 3 निर्देशांक तत्व प्रयास नहीं बल्कि परिणाम दर्शाते हैं। तीसरा, ये 3 बातें वस्तुलक्षी होने से कार्य की तुलना हेतु उचित स्तर जान सकते हैं। तो पहली बात, शिक्षा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का महत्वपूर्ण मापदंड है। शिक्षा में वृद्धि व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि दर्शाता है। व्यक्ति की कुशलता देश के विकास की आवश्यकता बातें घटक मानी जाती है। दूसरा, आयु सामाजिक परिस्थिति एवं सुख सुविधाओं का प्रतिबिंब है। अपेक्षित आयु में वृद्धि पोषण एवं चिकित्सा सुविधा तथा पर्यावरणीय संयोजकों का परिणाम या प्रतिबंध है। दूसरा, तीसरा है बाल मृत्यु दर सामाजिक परिस्थिति एवं सुख सुविधाओं का प्रतिबिंब है। बाल मृत्यु दर पीने का स्वच्छ पानी, घर का वातावरण, महिलाओं की स्थिति, मातृत्व के कार्य का संवेदनशील प्रतिबिंब दर्शाता है। उसके बाद बच्चों 2.4.3.6 का जीवन निर्वाह की या फिर जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की रचना जो है उसमें क्या क्या बातें होती है। पहला, प्रत्येक निर्देशांक शिक्षा आयु और बाल मृत्यु दर को 100 का भार दिया जाता है। दूसरा, देश के उन निर्देशांकों के कार्य के आधार पर 0 से 100 अंक के बीच का अंक दिया जाता है। इन 3 बातों में देश को प्राप्त अंकों का योग दिया जाता है और इन योग को 3 से द्वारा भाग देने पर औसत निकलता है। जो अंक प्राप्त होता है उसे हम PQLI के रूप में जानते हैं। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि इसकी रचना कैसी होती है। उसके बाद इसमें किन महत्वपूर्ण बातों का समावेश होता है PQLI में। तो पहला, जिस देश को PQLI का अंक 100 के नज़दीक हो उस देश को उपरोक्त 3 बातों निर्देशांक में कार्य उत्तम हो रहा है, ऐसा कहेंगे। तो उपरोक्त बातें कौन कौन सी है? शिक्षा, आयु और बाल मृत्यु दर। दूसरा, जिस देश का PQLI 0 के नज़दीक है उस देश में उपरोक्त 3 निर्देशांक में कार्य कनिष्ठ अर्थात कि निम्न स्तर का, ऐसा हम कहेंगे। PQLI का अंक 0 से 100 के बीच हो सकता है। PQLI के अंक से एक ही देश के 2 राज्यों के बीच अथवा तो 2 देशों के बीच तुलना की जा सकती है। यदि PQLI का अंक अधिक हो तो देश में आर्थिक विकास अधिक कहा जाएगा। यदि PQLI का अंक नीचा या कम हो तो देश में आर्थिक विकास नीचा है या कम है, ऐसा मान सकते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ तक देखा PQLI में क्या क्या चीज़ों का समावेश होता है और किन किन बातों को हमें महत्वपूर्ण देना है। अब PQLI की जो है सकारात्मक बातें देखेंगे। पहला है, PQLI में मानव जीवन के स्तर को स्पष्ट करने वाली शिक्षा, आयु, स्वास्थ्य जैसी बातों का समावेश होता है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय के निर्देशांक की तुलना में PQLI श्रेष्ठ है। तीसरा, आर्थिक विकास के निर्देशांक के रूप में PQLI राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उसकी मर्यादाएं कम कहलाती है। नेक्स्ट 4th नंबर है कि भाई PQLI से अलग अलग देश के समूह और एक ही देश की विविध राष्ट्रों की तुलना की जा सकती है। और छठा 5वां,
शहरी ग्रामीण स्त्री पुरुष के PQLI के आधार पर उसकी तुलना भी की जा सकती है। तो बच्चों ये है आपकी कुछ सकारात्मक बातें, पॉजिटिव थिंक है, लेकिन जैसे सिक्कों के दो पहलू होते हैं वैसे इसका पॉजिटिव थिंक यानी कि सकारात्मक बातें भी हों तो सामने इसकी नकारात्मक अर्थात की मर्यादाएँ भी है PQLI की। तो पहली मर्यादाएँ क्या है कि भाई PQLI में सिर्फ 3 ही बातों का समावेश किया जाता है। इन 3 बातों से के आधार पर देश का विकास हुआ है यह उसकी सचोट रूप से नहीं जाना जा सकता। सही आंक प्राप्त करने के लिए इन तीनों अतिरिक्त बातों का समावेश करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, सिर्फ औसत दर्शाता है। 3 निर्देशांक से प्राप्त अंकों के 3 से भाग देने पर प्राप्त आंक PQLI है कि जो औसत है। औसत से उस देश की 3 बातों में अग्रिमता या पिछड़ापन नहीं कह सकते, औसत निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जैसे मान लो कि शिक्षा में उस देश की पिछड़ापन है और स्वास्थ्य में उस देश का अगर अग्रिमता मिली हुई है, अगर हम औसत लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो शिक्षा का तो जो अनुपात है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है या वो प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये एक प्रकार की मर्यादाएँ कह सकते हैं। तीसरा, किसी भी देश की PQLI की दर ऊंची हो वर्तमान में तो देश का विकास दूसरे देशों की तुलना में अधिक है, ऐसा सामान्य रूप से नहीं हो सकता। ठीक है। चौथा, 3 स्तर को मानव विकास की एक समान महत्व 100 अंक दिया जाए तो कि अयोग्य है। 3 बातें मानव विकास को एक समान महत्व नहीं दे सकती। शिक्षा की भौतिक गुणवत्ता आंक के आय वृद्धि महत्व है जिसकी अपेक्षा की जाती है। और छठा, धनिक देशों की PQLI बढ़ने की गति धीमी होती है क्योंकि औसत आयु निश्चित हद तक अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये आपकी कुछ मर्यादाएं हैं जो ये बताती है कि PQLI को ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया जाता। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमारा है कि भाई PQLI में देश का विकास कैसे मापते हैं। एक और टॉपिक यहाँ देख लो बच्चों, ये है वर्तमान स्थिति। अगर मैं बात करूँ विश्व में सन 2003 के बाद PQLI में 3 बातों के आधार पर बनने वाले आंक के बदले में मानव जीवन को स्पष्ट करने वाले दूसरी 3 बातों का समावेश करके जीवन की गुणवत्ता आंक QLI तैयार किया गया। ठीक है। तो बहुत सारे चेंज आए और बहुत सारे परिवर्तन के बाद अब PQLI को हम QLI कहते हैं। तो बच्चों विकास को मापने के निर्देशांक में तीसरा जो निर्देशांक है जिसको हम PQLI कहते हैं या जीवन के भौतिक गुणवत्ता आंक है वो हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं HDI जिसको ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट जो कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।